Hello, everyone, and very good afternoon. I hope you all are good and doing well. So, in today's class, as we discussed yesterday in previous class, we will be discussing what हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर और उसमें कल के क्लास का एक डिस्कशन बचा हुआ था पावर और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे दैट वी विल सी बट लेट्स फर्स्ट फिनिश पावर। ठीक है। सो पावर में हमें क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं, जस्ट बेसिक फॉर्मूला। ठीक है। सो पावर हम लोग कहते किसको है, दिस इज रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज व्हाट पावर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। लेकिन इसी को अगर तुम लाइक छोटे वर्क के लिए, छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर पावर को डिफाइन करना चाहते हो, यू कैन राइट दिस एज दिस, वेयर इफ टी टेंड्स टू इंफिनिटी दैट इज फॉर स्मॉल इंटरवल। डन। सो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आता है, वो ये है कि वर्क डन को हमने क्या लिखा था, वर्क डन को हमने लिखा था एफ डॉट डी एस लिखा था, है ना। और यहाँ पे अगर तुम देखो, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स को यहाँ पे बाहर ले लो, एफ dot ds by dt, and if you will write ds by dt it will become what, f dot v, that is your पावर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर पावर। पावर को हम क्या लिखेंगे, फोर्स और वेलोसिटी का वो डॉट प्रोडक्ट भी होता है पावर। सो जो भी क्वेश्चन आगे तुम्हें मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, ये बेसिक डेफिनेशन से लाइक सॉल्व होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बैकग्राउंड तो चाहिए चीजों का जो कि तुम्हें पहले से पता हो। सो लेट्स डू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। टेक सम 1.5 मिनट ऑफ टाइम आई एम गिविंग, क्योंकि पता है इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। G23 का ये क्वेश्चन है, मैंने देखा 23, 21, 22 सब सारे ईयर्स ही इस पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं। एलिवेटर में पावर यूज्ड बाय मोटर कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चंस आए हैं। So we need to understand this thing. Okay. So take your time first and let me know what answers you're getting. After that, I will discuss. Chalo, I'm here only. Yes. चलो मैं एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन को ना मैं समझा देती हूँ एक बार। ठीक है, करना कैसे है। सो लिफ्ट है, डन, लिफ्ट है कुछ ऐसा। अब तुम लोग अगर लिफ्ट में जरूर चढ़े होगे, तुम लोगों को अगर कुछ भी ऐसा आइडिया आ रहा है, विजुअलाइज करो लिफ्ट क्या होता है। वो एक सरफेस से लाइक लिफ्ट ऐसे ऊपर जाता है, लेकिन जो लिफ्ट का बॉक्स होता है वो हवा में हैंग नहीं होता, उसके ऊपर एक ऐसे केबल होता है, एक केबल होता है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, ये केबल उसको ऊपर खींच रहा है। और ये जो लिफ्ट का सरफेस है ना, वो कोई भी एक सरफेस से टच में है और वो उस पर स्लाइड करके ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। सो इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर, एलिवेटर मींस लिफ्ट, इसका मैक्सिमम वेट कितना है तुम्हारा और मास कितना है, लोड कितना है, 1400 kg का लोड है। ठीक है, वेट ऑफ लिफ्ट प्लस पैसेंजर एंड इट इज मूविंग अप विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आप देखो ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 2000 न्यूटन। अब देखो ये फ्रिक्शन का अकाउंट, लाइक फ्रिक्शन कहाँ से आया, फ्रिक्शन तो तब आता है ना जब कोई भी चीज किसी भी सरफेस के ऊपर चल रहा हो। ये लिफ्ट भी एक वर्टिकल सरफेस के ऊपर स्लाइड करके ऊपर जा रहा है। सो उस वर्टिकल सरफेस की वजह से इस लिफ्ट पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। डन से देन इट इज आस्किंग मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर। सो तुम यहाँ पे लिफ्ट को बना लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। केबल है यानी कि ये स्ट्रिंग है, कोई भी चीज से जब स्ट्रिंग अटैच्ड होता है तो टेंशन फोर्स लगेगा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। सो ऐसे कुछ टेंशन लगा।
अब तुम यहाँ पे देखो, इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एंड सिंस ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन के ऑपोजिट लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नो एक्सेलरेशन, इट मींस फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो T इक्वल टू क्या लिखोगे, F प्लस mg। और टी का वैल्यू कितना, अब देखो टी का वैल्यू निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर। सो यहाँ पे जो मोटर है ना, इस लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए एक मोटर का यूज हुआ होगा, और वो मोटर केबल के हेल्प से लिफ्ट को ऊपर खींच रहा है, डन। सो केबल कितना फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से ही पावर यूज्ड बाय मोटर निकाल पाएंगे, ठीक है। सो ये चीज दिमाग में रखना, टेंशन। फ्रिक्शन प्लस mg, फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 2000, mg का वैल्यू कितना हो जाएगा 1400 इंटू 10 mg, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 16000। सो टेंशन फोर्स इज 16000। अब देखो पावर हम लोग क्या लिखते हैं, पावर हम लोगों ने लिखा अभी अभी लिखा था F डॉट V। सो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी भी ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। सो दिस इज एफ वी कॉस 0। अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो दिस इज 16000 इंटू वेलोसिटी 3, दिस मच जूल। सो दिस इज 48 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड। ओके, दिस इज पावर, राइट। सो पावर का यूनिट वॉट होगा, जूल पर सेकेंड। सो किलो वॉट, हाउ मेनी किलो वॉट, 48। डन है। सो इससे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तुम लोग देख सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करके बताओ क्या होगा। सारे क्वेश्चन ही 22 या 23 के ही हैं। कांस्टेंट पावर लग रहा है P, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है, ठीक है। सो पावर इज कांस्टेंट। यस, एनीबॉडी। पावर दिया हुआ है ना, कांस्टेंट पावर है, ठीक है। सो पावर को आप लिखने की कोशिश करो। पावर को क्या लिखते हैं, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना, जैसे देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तुम्हें। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, मुझे आइदर वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और अगर फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स कहाँ से निकालेंगे, पावर दिया हुआ है। पावर को क्या लिखते हो, एफ डॉट वी लिखते हैं ना, अभी अभी हमने लिखा है पावर एफ डॉट वी, एंड दिस पी इज कांस्टेंट, डन।
एफ डॉट वी। अब देखो एंगल देखने की कोशिश करो, एंगल क्या होगा यहाँ पे, यू जस्ट सी वेरी केयरफुली, इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडिरेक्शनली, यानी कि जो बॉडी है वो यूनिडिरेक्शनली मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक बॉडी ले लो, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट सोर्स ऑफ पावर। इट मींस वॉट एवर फोर्स इज एक्टिंग, जो भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर लग रहा है, उसके मोशन के डायरेक्शन में। सिंपल है ना। सो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री। सो आप यहाँ पे लिख लो एफ बी कॉस 0। सो दिस इज कॉस 0 इज व्हाट 1, दिस इज एफ बी। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फोर्स को क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास कितना है 2, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, दिस इज पावर पी। अब देखो पी को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू वी। अब एक काम करो, वेलोसिटी निकाल लो पहले। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो पी डी टी इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 वी डी वी। प्रॉपर काम कर लो, क्या होगा पी टी। अब देखो इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें लिमिट रखना है तो t इक्वल टू 0 अगर रखते हो तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे है, यानी कि t 0 पे तुम्हारा वेलोसिटी भी क्या है 0। So at any time starting from t equal to 0 to any time t, so at that time velocity is 0 and at any time t velocity let it be v. So p t को क्या लिखोगे 2v square by 2, am I correct? Yes, so this is 2v square by 2। डन है। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला मुझे, v स्क्वायर इक्वल टू मिला pt। सो v कितना मिला मुझे, p रूट t, सॉरी रूट p रूट t। ठीक है। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt, दिस इज डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है ना, तो ब्रेक करना पड़ेगा। सो रूट p रूट t आप लिख लो, dx लिखो इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट p को बाहर ले लो, एंड दिस इज t का पावर 1/2 dt। Now if you're going to solve it, what value you are going to get, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड पूछा है, ठीक है। सो यहाँ पे रूट पी लिखो और टी 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट इट, कितना आएगा मुझे 2/3 रूट पी, टी का वैल्यू टी का पावर 3/2। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया है, डिस्प्लेसमेंट का ओवरऑल जो फॉर्मूला आया वो कितना आया, 2/3 रूट पी टी का पावर 3/2। अब आपको टी कितने टाइम पे निकालना है, 4 सेकेंड, टी का वैल्यू 4 सेकेंड रख दो। अगर मैं यहाँ पे टी का वैल्यू 4 सेकेंड रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4 का पावर 3/2। सो 4 का पावर अगर 3/2, यस, एनी डाउट, लेट मी नो। आप ये काम कर सकते हो, मैसेज सेक्शन में लिख सकते हो जो भी डाउट है, ठीक है। Yes, I'm listening to you, but you can write in the chat section. Okay. So 2 का पावर 3 अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 into root p. And if you're going to solve it, this will become how much? 8 into 2. And that is, this is 2 का power 2. Yes. So this is equal to how much? 1/3, 1/3 alpha square. ठीक है। सो हाउ मच वैल्यू वी आर गेटिंग, 16/8 रूट अंडर पी, 16/8 रूट अंडर पी। अब आप देखो, ओके 16/3 है यार, 16 को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो अल्फा किसके बराबर होगा, 4। सो दिस होल थिंग यू नीडेड टू डू। नो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, पावर थिंग। पावर थिंग से मैंने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। तो you need to do it. Take less than 1 minute and let me know what is the answer. ठीक है, चलो। Anyone?
force is given here, and what power will be delivered by the force at time t equal to 2 सेकेंड लिख लो, ठीक है। 2 सेकेंड पे कितना पावर डिलीवर होगा ये बताओ। अगेन पावर को क्या लिखोगे, एफ डॉट बी लिखोगे। यहाँ पे तुम्हें फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। सो फोर्स से वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। फोर्स को क्या लिखोगे, मास है 1 kg। फोर्स को क्या लिखोगे, जल्दी से करके बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी, ठीक है। सो फोर्स हमें दिया हुआ है ना 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, दिस इंटू डी टी विल बी इक्वल टू एम डीवी, एम इज 1 dv। So velocity you can calculate like this, ठीक है। So calculate the value. फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही करना है आपको, जल्दी से करके बताओ क्या होगा। Yes, anyone with the answer? ओके, सो पावर को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ डॉट वी लिखते हैं, ठीक है। फोर्स तुम्हारा कितना है, 2 सेकेंड पे फोर्स कितना होगा, टी का वैल्यू 2 रखो। सो दिस विल बिकम 4 आई कैप प्लस 12 जे कैप, दिस इज आवर फोर्स। डॉट क्या करोगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना होगा देखो, ये होगा 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस 3t क्यू बाई 3 जे कैप। This will be your velocity, right? If you will integrate. So this is t square I cap plus tq j cap. If you're going to put t equal to 2 सेकेंड, कितना आएगा ये, 4 I cap plus 8 j cap। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, दिस इज 16 प्लस दिस इज हाउ मच, force is your if I have put the value of, if I have kept t equal to 2 second, actually I don't remember what the value of t was given in the question, and accordingly their answer is written, but process is correct, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे फोर्स गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, you will go through this method. So here if you are going to calculate it, 4 plus 4 into 4 क्या हो जाएगा, 4i लाइक डॉट प्रोडक्ट तो करने आता ही होगा तुम लोगों को। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, सो 4 इंटू 4 16, और आई डॉट जे क्या हो जाता है 0, सो वो तो 0 हो जाएगा। 12 इंटू 8 यहाँ पे बचेगा, एंड 12 इंटू 8 कितना होगा तुम्हारा 96, एंड दिस विल गिव यू द आंसर। हियर आंसर हैव रिटन एज 100, मे बी टी वैल्यूज मस्ट हैव बीन गिवन डिफरेंट है, ओके, ठीक है। चलो, but process is this, there is no flaw in this, there is no mistake in this, okay। Now today in the class, what we are supposed to start with, motion in a vertical circle, motion of a vertical circle, energy conservation of mass spring system, momentum impulse collision, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत ज्यादा आया है, ठीक है। और इस पोर्शन से क्वेश्चन आया है ज्यादा, कोलिजन से क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आए हैं, ठीक है। एंड मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल इस बार के सिलेबस में स्पेसिफिकली ऐड किया है, सो वी नीड टू फोकस अपॉन दिस, ओके। तो चलो, हैंगिंग मटेरियल इज थ्रेड। अब मैंने क्वेश्चन मैंने ये दिया है कि हमारे पास एक थ्रेड है, उससे एक बॉल हैंग है, और उस बॉल को तुम ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे। हॉरिजॉन्टल सर्कल नहीं है, सर्कल इज वर्टिकल, डन। सो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी तुम्हें पूछ सकता है कि बॉटम पे वेलोसिटी, सपोज कर लो ये जब बॉटम पे था, हमने इसको वेलोसिटी v दिया, तो कोई भी जब वो वर्टिकल से, सपोज कर लो यहाँ से ये थीटा एंगल जब बना रहा है, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेवरल थिंग्स कैन बी आस्क्ड। सो द बेसिक इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है,
सो तुम्हें दो चीज करनी है, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन थिंग यूज करना है। जैसे सपोज कर लो मेरा स्ट्रिंग यहाँ है, मेरा बॉडी यहाँ है, जब यहाँ है मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिख रही हूँ, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे मैं वो लिख रही हूँ। सो ये थ्रेड से अटैच्ड है, इस पे टेंशन फोर्स लगेगा और टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, तो टेंशन फोर्स इधर लगा। अब इस पे क्या और क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। और कोई फोर्स बचा क्या, और कोई फोर्स बचा नहीं, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा नहीं क्योंकि ये किसी सरफेस से कांटेक्ट में है नहीं। सो टेंशन एंड mg। अब देखो अगर ये सपोज कर लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश है, सो इस पॉइंट पे भी वो एक सर्कल में जा रहा है, हर टाइम वो किस में जा रहा है, सर्कल में जा रहा है। सो अगर कोई भी चीज सर्कल में जाता है तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर होता है, mv²/r। डन। सो एक इक्वेशन जो यहाँ पे लिख सकते हो वो है तुम्हारा फोर्स का इक्वेशन। वो क्या होगा, अब देखो इस mg का दो कंपोनेंट होगा, अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कि mg का कंपोनेंट इधर कितना होगा, mg cos थीटा। सो एंड एक mg का कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, बट इधर वाले से हमें मतलब है नहीं, हमें लिखना है सेंटर के तरफ नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो mv²/r के बराबर होगा। सो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, टेंशन प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv' का स्क्वायर का r/r। ठीक है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और सेम इक्वेशन अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे भी देखो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। सो अगर इस पॉइंट पे इक्वेशन में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज t माइनस mg विल बी इक्वल टू mv²/r, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी v है। सो ये इक्वेशन तो तुम लोग लिख लोगे। डन। दूसरा इक्वेशन जो यहाँ लिख सकते हो वो है एनर्जी कॉन्जर्वेशन का, मैकेनिकल एनर्जी कॉन्जर्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी के अंदर ये मूव कर रहा है, तो इसका काइनेटिक प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है। सो अगर तुम्हें सपोज करो क्वेश्चन में ये दिया कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, तो तुम्हें v डैश को रिलेट करके, जैसे v डैश के लिए तुमने एक इक्वेशन लिखा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरा टेंशन जो है वो भी एक अननोन थिंग है, पता नहीं है। सो यहाँ से तो v डैश का वैल्यू नहीं निकाल सकते, वी कैन यूज अनदर इक्वेशन दैट इज योर एनर्जी कंजर्वेशन। तो तुम देखो तुम्हारा इनिशियल पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है और किसी भी t टाइम पे वो यहाँ पे है। डन। सो यहाँ पे इसको h इक्वल टू 0 हाइट मान लो, अगर इसको 0 हाइट मानकर चलोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv²। सो वन पॉइंट पे एनर्जी को क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस हाफ mv²। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, मैकेनिकल एनर्जी एट वन पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा क्योंकि इट इज एट दिस हाइट, ये इतने हाइट पे है। अब ये हाइट का वैल्यू निकालो, सो यहाँ से यहाँ ये तो r है और ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। सो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, है ना, ये रेडियस के बराबर है, ठीक है, और इसको तुम y मान लो। सो y/r अगर तुम ध्यान से देखो, सो दिस इज ट्रायंगल काइंड ऑफ, दिस इज दिस काइंड ऑफ ट्रायंगल, है ना, and which angle is theta, this angle is theta, this is y and this is r. So if you look at it carefully, y/r किसके बराबर होगा, y/r होगा this is your height and this is your base and this is your hypotenuse. So base by hypotenuse, this is cos theta, y is equal to r cos theta. So total height is r plus r cos theta. So potential energy क्या लिखोगे, r plus r cos theta इतना, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv' का स्क्वायर। ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। एंड सिंस एनर्जी कंजर्व होगा, सो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 को क्या लिख दोगे, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2। इस तरह से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इस तरह से तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट 2।
सो कहीं पे तुमसे पूछ सकता है टेंशन बताओ, सो टेंशन कैसे बताओगे? टेंशन बताने के लिए तुम्हें फोर्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अगर एक जगह वेलोसिटी दिया है, दूसरी जगह निकालना है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। सो दीज टू थिंग्स वेरी फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, कंडीशन फॉर बॉल टू क्रॉस द पॉइंट। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो तुम लोगों को भी पता होगा कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी वी शुड गिव टू द बॉल सो दैट इट कैन कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। सो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, सर्किट कंप्लीट करने का चांस क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटीज का यहाँ पे कुछ है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक घटेगा, वेलोसिटी डिक्लाइन पे है। और अगर वेलोसिटी यहाँ पहुंचने से पहले ही सपोज कर लो 0 हो गया, तो क्या होगा? ये सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि इसका यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 हो। सो इफ योर बॉल इज अटैच्ड विद अ थ्रेड एंड कंडीशन अगर तुमसे पूछता है क्रॉस करने का क्या होगा, सो क्या लिखोगे? सबसे पहले तो एट द टॉप वी टॉप शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर तुमसे पूछता है मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल, देन फ्रॉम दैट मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, टॉप पे हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं, टेंशन को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। ठीक है, सो मिनिमम वेलोसिटी के लिए टेंशन को क्या मान लेंगे? 0 मान। ठीक है, ये करना है हमें। अब देखो टेंशन भी घट रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने तुम लोग क्या लिखा, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी डैश स्क्वायर बाय आर। अब आप इसको इससे एम जी कॉस थीटा को क्या करोगे? माइनस करोगे, है ना? जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एंगल मैंने पहले वर्टिकल से लिया था, ये जैसे टेंशन को क्या लिखोगे? एम वी, कोई भी जनरल पॉइंट पे मैं वेलोसिटी भी ले रही हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस क्या लिख रहे थे? एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। थीटा तुम्हारा किससे एंगल मैंने लिया था? टॉप वर्टिकल से लिया था। और उससे भी समझ सकते हो, बट बहुत ही बेसिक चीज, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन से ये जो थ्रेड है वो कितना एंगल बना रहा है? मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि मेरा रेफरेंस वर्टिकल लाइन ये है। ठीक है, और इस रेफरेंस वर्टिकल लाइन से इस पॉइंट पे बॉल कितना एंगल बनाया? बॉल नहीं, थ्रेड कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री, 0 बनाया। यहाँ पे आया तो इतना एंगल बनाया, यहाँ पे गया तो इतना एंगल 90 बनाया, यहाँ आया तो इतना बनाया, और ऐसे, और यहाँ जाएगा तो 180 बनाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे तुम लाइक अगर t इक्वल टू लिखते हो तो क्या लिखोगे? एम वी डैश का स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस एम जी कॉस 180। ठीक है, सो यहाँ पे टेंशन कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है ना हमें? लाइक यस, टेंशन बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन वेलोसिटी घटता हुआ दिखेगा। डन। सो ये सब ट्रेंड, सारे ट्रेंड को पूछता है क्वेश्चन में, लेकिन कंडीशन फॉर बॉल टू क्रॉस द टॉप पॉइंट क्या लिखोगे? टॉप पे वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, टेंशन 0 हो सकता है, यू कैन मेक इट टू 0। ठीक है, सो दैट इज इट हियर। और यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व जैसा कि पहले मैंने बताया, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करोगे, तो मिनिमम वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल कितना आता है? 5g_r, जहाँ पे r क्या है? लेंथ ऑफ द थ्रेड है। तो ये याद भी रख सकते हो, बट याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट इट डन। अब देखो यहाँ पे हैंगिंग मटेरियल रॉड मैंने लिया है। ये क्वेश्चन में हमेशा ही ध्यान देना कि क्वेश्चन तुम्हें किस चीज से पूछ रहा है, वो रॉड से हैंग्ड है या फिर वो थ्रेड से हैंग्ड है। ठीक है, अगर थ्रेड से हैंग्ड है तो कंप्लीट सर्कल करने के लिए जो कंडीशन होगा टॉप पे, वो मैंने क्या लिया था? टॉप पे वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए, टेंशन 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये रॉड है, रॉड एक सॉलिड मास है, इसके अंदर टेंशन 0 नहीं हो सकता। सो यहाँ पे, और इसके अंदर टेंशन 0 नहीं हो सकता, प्लस अगर ये बॉल जस्ट यहाँ तक भी पहुंचकर अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तो भी बिकॉज ऑफ मोमेंटम, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ दिस रॉड, ये रॉड क्या करेगा? बिकॉज ऑफ दैट टेंशन इट कैन ड्रॉ इट फर्दर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंडीशन होगा
फॉर मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल, वो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन जीरो हो नहीं सकता, इनहेरेंटली नहीं हो सकता। और मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट द बॉटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे वेलोसिटी को जीरो लेकर चलेंगे। यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो भी होता है तो भी हम सर्कल को कंप्लीट कर पाएंगे। और इस केस में अगर तुम वी मिनिमम निकालोगे, जो कि तुम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए इस क्लास के बाद, वो आएगा तुम्हारा 4 g r। ठीक है, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन। एनीवन हैज एनी डाउट? इस टॉपिक से किसी को डाउट है? थोड़ा जल्दी बताओ। First, I will complete all the theories, okay? तुम्हें याद कुछ नहीं रखना, तुम्हें याद रखना है कि एनर्जी का इक्वेशन कैसे लिखना है, फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखना है, और मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम गिवन टू कंप्लीट द सर्कल के लिए टॉप पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। बस ये 3 चीज तुम्हें याद रखनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, दैट्स इट। अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन इन स्प्रिंग मास सिस्टम, तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। इसमें क्या पूछेगा, सिंपल है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जब कोई भी स्प्रिंग एक मास से अटैच्ड है और अगर स्प्रिंग स्ट्रेच्ड नहीं है, कंप्रेस्ड नहीं है, यानी कि नेचुरल लेंथ में है, तब उस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो, जो कि फर्स्ट केस में है। इसको फर्स्ट मान के चलो। सो फर्स्ट केस में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इसलिए स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। मास भी रेस्ट में है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या है, जीरो है। अब आप ध्यान से देखो, सेकेंड डायग्राम में हमने क्या किया, स्प्रिंग को एक्स से स्ट्रेच कर दिया। तो जब हमने स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच किया तो क्या होगा, तब यहाँ पे इस स्प्रिंग के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, एंड के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगेन देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने एक्स डिस्टेंस तक उसको स्ट्रेच किया और उसके बाद इसको छोड़ दिया, सो जैसे ही हम पी को स्ट्रेच करके छोड़ेंगे क्या होगा, एक्स घटेगा, एक्सटेंशन घटेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी घटेगी। लेकिन उसके पास एनर्जी मैक्सिमम इतना आया था, अगर वो घट रहा है तो वो किसी फॉर्म में जाएगा, और वो है इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इस ब्लॉक को जैसे ही तुम छोड़ोगे, ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे भी स्प्रिंग क्या है तुम्हारा, नेचुरल लेंथ में फिर से आ गया, फिर से वो किस में आ गया, नेचुरल लेंथ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉडी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के। चलो इसको मैं एक्स नॉट लेके चलती हूँ। ठीक है, सो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक के पास, इस स्प्रिंग के पास आया था, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। कहाँ पे, जब तुम्हारा स्प्रिंग फिर से नेचुरल लेंथ पे आएगा, यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मास का वो पोजीशन जहां पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मास का वो पोजीशन जहां पे स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच्ड या मैक्सिमम कंप्रेस्ड है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम एंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सट्रीम एंड है और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो वापस क्या हुआ इसके पास, अब यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी है, तो अगर ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, वो स्प्रिंग को और कंप्रेस करेगा। स्प्रिंग को मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा, उतना ही, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी कि जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो सारा का सारा एनर्जी किसको दे दिया, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग के पास मैक्सिमम एनर्जी कितना जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यानी कि ये मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा, एक्स नॉट। अगेन इसके पास एनर्जी कितना हो गया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, अगेन फिर से वो नेचुरल लेंथ पे आया, अगर फिर से वो नेचुरल लेंथ पे आया है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी फिर से किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स नॉट के बराबर, क्योंकि इनिशियली जो हमने इसको एनर्जी दिया था ना, वो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि हर पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा, इक्विलिब्रियम पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो किसके बराबर होगा, मैकेनिकल के बराबर। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट।
ना मोमेंटम तो सबको पता होगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल, डन है, ये तो पता है। इम्पल्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, इम्पल्स क्या है। अब देखो फोर्स को हमने क्या लिखा है, फोर्स को हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, एम डीवी बाई डी टी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एम वी, एम को अंदर लेकर जा सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम वी, यानी कि दिस इज डीपी बाई डी टी, ठीक है, एंड दिस इज योर एफ डी टी इक्वल टू डीपी। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, उसी को बुलाते हैं इम्पल्स। और इससे क्वेश्चन बहुत आया। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि तुम्हारा ग्राफ दिया रहेगा फोर्स वर्सेस टाइम का। अगर फोर्स वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा ग्राफ है, ग्राफ नोन ही होगा, स्ट्रेट लाइन जनरली देता है, सो अगर ग्राफ ऐसा है तो एफ डी टी यानी कि एरिया अंडर ग्राफ किसके बराबर होगा, एरिया अंडर ग्राफ इम्पल्स के बराबर होगा, ठीक है। सो इम्पल्स लगता कैसे है, जैसे दो बॉडी अगर कोलाइड कर रहा है, सपोज कर लो यहाँ पे एक बॉडी था, इसका मोमेंटम है mv, यहाँ पे एक बॉडी था जो कि रेस्ट में था सपोज। सो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा इधर, और बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। सो बॉडी ए पे फोर्स लग रहा है इधर, और ये फोर्स, क्योंकि कोलिजन बहुत देर तक तो होता नहीं, बहुत छोटे टाइम पे होता है, dt टाइम, बहुत छोटा टाइम। सो एक फोर्स लगा कितने टाइम तक, dt टाइम तक, तो ए का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी v से कुछ और हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, dp, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दिस इज इम्पल्स। देखो अब मैंने कोलिजन का हिस्ट्री तुम लोगों को बता दूं। कोलिजन क्या होता है, दो तरह का होता है, इलास्टिक होता है और इनइलास्टिक होता है, ठीक है, डन है। और इलास्टिक कोलिजन में हम लोग एनर्जी का भी कंजर्वेशन करेंगे और मोमेंटम का भी। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कोलिजन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बॉडी के काइनेटिक एनर्जी से ही डील करेंगे। सो इलास्टिक कोलिजन जब हो रहा है तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होगा, इन इलास्टिक है तो ओनली मोमेंटम कंजर्व होगा, रिमेंबर। सो यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन लिख सकते हैं, वन एनर्जी कंजर्वेशन से, दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन से। यहाँ पर अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि सिर्फ एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो है मोमेंटम कंजर्वेशन से, बट अहेड वी विल सी कि तुम्हारा दैट इज कॉल्ड ई को क्या बोलते हैं, स्मॉल ई इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद आ रहा है, मैं भूल गई, इसका कुछ नाम है ना, velocity of approach by velocity of separation by coefficient of elasticity, ठीक है, वो पढ़नी। अब देखो जनरल रूल फॉर बोथ 1D एंड 2D कोलिजन, कोलिजन चाहे जिस तरह का भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी इजी हो, रूल एक ही है। और वो रूल क्या है, जैसे सपोज कर लो बॉल ए है और ये बॉल बी है, दोनों बिफोर कोलिजन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कोलाइड किए कुछ ऐसे। अब देखो सबसे पहला चीज ये होता है ना कि हम मोमेंटम कंजर्व किस डायरेक्शन में करें। जैसे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 ले लो, इनिशियली u1 ले लो इधर, और इसका u2 ले लो इधर, ठीक है। सो मोमेंटम क्या, इसका मोमेंटम इनिशियली इस डायरेक्शन में mu1 है, इसका mu2, बट जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। और वो डायरेक्शन कैसे डिटरमिन करते हैं, चुपचाप एक काम करो, दोनों ब्लॉक को कोलाइड करवाओ, जैसे मैंने किया है यहाँ पे। जब ये दोनों कोलाइड किए, इनके सेंटर्स को देख लो ध्यान से, सेंटर ऑफ मास को। सो ये यूनिफॉर्म बॉडी है, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे, इनके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक लाइन बना लो। ये लाइन मैंने बनाया, ठीक है, सेंटर ऑफ मास दोनों का पहले मैंने लोकेट किया। सो पहले का सेंटर ऑफ मास कितना है, क्या कहाँ है, यहाँ है, दूसरे का कहाँ है, यहाँ है, ये वाला है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जिस लाइन से, इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और इसी लाइन के अराउंड हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा, इसी लाइन के अराउंड होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी तुम लोगों को। अब देखो मोमेंटम के इनिशियली सपोज कर लो इस, ये थीटा एंगल बनाया था, और ये हॉरिजेंटल से ये भी कितना एंगल बनाया था, ये थीटा 2 बनाया था u2। सो इनिशियल मोमेंटम अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है ना। सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट का कितना होगा, mu1 cos θ1,
सेकंड का कितना होगा, उसका इधर होगा, ठीक है। सो माइनस लिखोगे mu2 cos थीटा 2। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या है, इतना है। किस डायरेक्शन में मैंने लिखा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लिख रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ, क्योंकि वही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और आफ्टर कोलिजन भी हमें एंगल चेक करना होगा, कितना है तुम्हारा, किसका, क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, v1 थीटा 2, इसको लिखो थीटा 2 डैश, ओके गिव मी 1 सेकेंड प्लीज, ओके सो दिस इज थीटा 1 डैश डन। सो आफ्टर कोलिजन भी हमें मोमेंटम किस डायरेक्शन में लिखना होगा, हमें मोमेंटम लिखना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वो है यहाँ पे mv2, मास दोनों का मैंने सेम लिया है, cos थीटा 2 डैश, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना है तुम्हारा, वो है mv1 cos थीटा 1 डैश। सो ये मोमेंटम मैंने लिखा, ये था तुम्हारा बिफोर कोलिजन और ये था तुम्हारा आफ्टर कोलिजन। और इन दोनों मोमेंटम को क्या करोगे, इक्वेट करोगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है जब कोलिजन होता है। सो कौन सा मोमेंटम लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच का वेलोसिटी मींस बिफोर कोलिजन उनके वेलोसिटीज का डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पहला जो बॉडी है वो दूसरे बॉडी को क्या कर रहा था, सॉरी, पहला बॉडी दूसरे बॉडी को अप्रोच कर रहा था। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है, तो क्या तुम ऐसे लिख दोगे, v1 इधर था, v2 इधर था, सॉरी u1 इधर था, u2 इधर था, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो लिखोगे u1 माइनस माइनस ऑफ u2, सो u1 प्लस u2। क्या ऐसे लिखोगे, नहीं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिखते हैं, ठीक है। सो हम लोग ये देखेंगे कि पहले का अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, u1 cos थीटा 1, और इसकी कितनी वेलोसिटी है, इधर की तरफ है u2 cos थीटा 2। अब देखो, एक बॉल, ब्लू बॉल इधर जा रहा है ऐसे हॉरिजेंटली, और रेड बॉल इधर आ रहा है हॉरिजेंटली, एक दूसरे को दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ लिखना, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। सो u1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखोगे, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। मैंने माइनस ही किया है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए प्लस हो गया है, ठीक है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन लिखो, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सो एक दूसरे से दोनों सेपरेट होंगे, v1 cos थीटा डैश 1 माइनस करोगे, अगेन वो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस v2 cos थीटा 2 डैश। सो वो लिखोगे और फिर दोनों को डिवाइड करोगे, तो तुम्हें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो अगर ये दोनों जनरल रूल तुम्हें पता है कि कोलिजन करना कैसे है, किधर, ये बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, इससे तुम्हारा जी एडवांस का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही इजीली। सो दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तुम लोग को क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन किधर करते हैं। ओवर नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, है ना। सो कुछ चीजें हैं शॉर्टकट्स जो हमें याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए ई का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगेन परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी से कोलाइड किया, उसके बाद दोनों अलग हो नहीं पाए, सो दोनों सेपरेट हुए ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है, 0। और तीसरा, जिससे कि क्वेश्चन तुम्हारे 24 बोल रही हूँ, हाँ 24 में भी आएगा, 22 में भी आया, 23 में भी आया। सो अगर इलास्टिक कोलिजन होता है दो ऐसे मासेस के बीच में जिनका मास सेम है, तो कोलिजन के बाद वो दोनों आपस में अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। कहने का मतलब कि सपोज कर लो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था, इसका u2 है, ठीक है। सो कोलिजन के बाद क्या होगा, इसका
ये जो मास है इसका वेलोसिटी u1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा u2। सो आपस में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है आफ्टर कोलिजन, अगर कोलाइडिंग मास इक्वल्स है और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। सो इफ इलास्टिक कोलिजन हैपेंस बिटवीन टू masses of between masses of two equal bodies, then they exchange their velocities after collision. So क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। सो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन किससे है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से। so, सभी लोग टाइम लो और मुझे करके बताओ 1.5 मिनट। अगेन हमें कल भी इस पोर्शन से क्वेश्चन करना पड़ जाएगा, चलो कोई नहीं, वी विल डू दैट। यस, कम ऑन एवरीवन। क्वेश्चन में समझा दूं, समझ सकते हो वैसे तुम लोग। लोवेस्ट पे पोजीशन पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, u है। डन। जहां पे स्ट्रिंग हॉरिजेंटल है वहां पे वेलोसिटी सपोज कर लो v है। सो तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, यानी कि v माइनस u पूछा है। अगेन दे आर वेक्टर्स और डायरेक्शन भी अलग अलग है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर होगा, इधर होगा, है ना। सो पहले तो u तो दिया हुआ है, v को निकालो u के टर्म में, और उसके बाद दोनों को क्या करो, वेक्टोरियली माइनस करो। सो करके बताओ कितना आ रहा है। Yes, just use energy conservation. You will get the value of V, magnitude of V. मिल जाएगा ना। सिंपल है यार, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तुम दो पॉइंट कर लो ना, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो रेफरेंस लाइन बना लो। सो इसको H इक्वल टू 0 का नाम दे दो। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर। अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेंथ अगर एल है तो एल हाइट गया है, सो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। दोनों पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी पता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, दोनों को इक्वेट कर दो आप। सो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एल विल बी इक्वल टू हाउ मच, हाफ एम यू स्क्वायर। एम एम को आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 लिख लो, 2 लिख लो। सो 2 2 भी ऐसे हटा दो। अब देखो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिख रहा है, यू स्क्वायर माइनस 2gl। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है ना। ओके, am I not wrong? If I'm not wrong, so v square is equal to this much and v equal to कितना होगा तुम्हारा, u square minus 2gl का रूट अंडर। अब मुझे v पता है, u पता है, ठीक है। u तुम्हारा इधर है और v तुम्हारा इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर तुम्हें दोनों का डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे, v माइनस यू करोगे, दो वेक्टर है। और v माइनस यू भी जब करोगे, माइनस यू करोगे तो माइनस यू इधर जाएगा।
अगेन एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री। सो दो वेक्टर को मुझे ऐड करना है जिसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो v का स्क्वायर करो, लाइक दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते, a प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी 90 डिग्री, दोनों का एडिशन क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 क्या हो जाता है, 0। सो वही चीज मैं यहाँ करूंगी, b का स्क्वायर कर दो, सो u स्क्वायर माइनस 2gl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर कर दो, u स्क्वायर, सो 2u स्क्वायर माइनस 2gl, 2 को कॉमन लोगे, u स्क्वायर माइनस gl। सो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, सो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, नथिंग एल्स। चलो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से बताओ, तुम लोगों को याद होगा। सम सेकंड्स, टेक सम सेकंड्स प्लीज, एंड प्लीज डू रिस्पॉन्ड, इट्स रिक्वेस्ट। Actually, I did one mistake, I guess. Okay, okay. Forgive me for that. Please, let's go there. Okay. यहाँ पे आप देखो, मैंने क्या बोला था, टेंशन को मैंने बढ़ा दिया था क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट लेट्स सी हियर वन थिंग अगेन। टेंशन हमने यहाँ पे देखा था ना, और थीटा को मैंने बॉटम से मेजर किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आई डिड वन मिस्टेक, ओके, आई नीड टू गो। जैसे मैंने थीटा को एक्चुअली इस केस में मैंने ऊपर से मेजर किया थीटा को, है ना, यहाँ से मेजर किया, और सेकंड केस में मैंने यहाँ से ले लिया, फिर दोनों यहाँ के इक्वेशन को यहाँ से कंपेयर किया। समझ रहे हो मैं क्या गलती की हूँ? जस्ट आई एम वेरी मच सॉरी, बट यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने थीटा कहाँ से लिया, वर्टिकल से लिया, वर्टिकल से वहां भी लिया है, बट वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल से लिया, ठीक है, और इस लाइन से लिया, और उसके लिए हमने टेंशन का इक्वेशन ये लिखा था ना, सॉरी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअली मुझे फिर से लिखनी चाहिए थी इक्वेशन, और मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 कर दिया, लेकिन जब टॉप पे जाएगा, अगर एंगल मैंने यहाँ से लिया है, तो अगर टॉप पे जाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो ये थीटा 0 होगा यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो एम जी कॉस 0, यहाँ पे जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे जैसे टॉप पे जाओगे, एम जी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि थीटा घट रहा है ना। यहाँ पे थीटा मैंने लिया था, समथिंग अक्यूट लिया था, है ना, तो अगर यहाँ पे जाता है तो वो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम चीज सब्सट्रैक्ट होगा, तो टेंशन तुम्हारा क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन घटेगा। डन है। तो मैंने मिस्टेक ये किया कि सेकंड टाइम में इक्वेशन मैंने फर्स्ट वाले का लिख दिया, लेकिन एंगल सेकंड टाइम में बॉटम से ले लिया, तो थीटा का इक्वेशन चेंज कर गया, और इसलिए वैल्यू काफी उल्टी आ रही थी। रेस्ट थिंग इज ओके, ओके, सो आई एम सॉरी, होता है, पता नहीं कैसे हुआ, बट सॉरी फॉर दैट। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, अब मुझे जल्दी से बताओ। हाईएस्ट पाथ पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा। अगर बॉटम पे टेंशन लिखोगे ना, चलो तुम लोग कंफ्यूज मत करना प्लीज, यहाँ पे टेंशन टी, नीचे क्या लिखोगे, एम जी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखोगे टी माइनस एम जी इक्वल टू क्या लिख रहे हो, एम वी स्क्वायर बाई आर, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अगर टॉप पे मैंने लिखा था, तो टी इक्वल टू क्या आ रहा था तुम्हें, टॉप पे लिख लो, अभी यहाँ पे ही लिख कर देख लो। सो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, टी डैश, और यहाँ पे वेलोसिटी वी डैश मान लो। सो और एम जी नीचे लगेगा, सो टी डैश प्लस एम जी किसके बराबर होगा, एम वी डैश स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सो टी डैश कितना हो जाएगा तुम्हारा, एम वी डैश स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, और यहाँ पे टी क्या होगा, प्लस एम जी होगा उसमें, ठीक है। सो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन घटेगा, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, एनीवन जस्ट कुछ तो बोलो।
तुम लोग एक चीज भी नहीं बोले हो इतने देर की क्लास में, प्लीज। व्हाट शुड बी द ऑप्शन? कम ऑन। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? एनी कंफ्यूजन, एनी टेंशन? देखो, आई डिड दैट मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उससे आगे कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। आंसर्स तो लिखो, क्या आंसर होगा यहाँ पे? सेम थ्रू आउट द मोशन, टेंशन हमेशा सेम रहेगा क्या? Minimum at the highest point, minimum at the lowest point, minimum when the rope is in horizontal position. What will be correct? Oh my God, तुम लोग लिखोगे ही नहीं। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं। प्लीज तुम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करो। यू पीपल डोंट रिप्लाई, और उस वजह से ना बहुत ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। नहीं आ रहा है तो भी बोलना है कि मैम ये चीज नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो रहा। जस्ट बी फ्रैंक ना, बी लाइक बी टॉकेटिव अबाउट वॉट एवर प्रॉब्लम और इशू यू आर फेसिंग। तुम लोग बताओगे नहीं, मैं समझूंगी कैसे? मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ फिर। तुम लोग कुछ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं, समझ में आया नहीं आया कुछ नहीं। क्या नहीं आया? ये तो देखो, अब ये क्लास खत्म हो गया, आज था, तब तुम बोल रही हो सॉरी सॉरी मैम बट नहीं आया। क्या नहीं आया वो बताओ तो सही। मैं तब से तुम लोग को इतना टाइम क्यों देती हूँ? सो दैट यू कैन आस्क मी। और ये टॉपिक बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं हम लोग, प्लीज। सो तुम लोग 4-5 क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें तुम्हारा 1D मोशन भी आ रहा है, 2D भी आएगा, आगे के क्वेश्चन में बहुत सारा है। कोलिजन कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो बैठ रहा है ना यहाँ से। अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे होगा? आस्था, क्या डाउट है बताओ तुम। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्वेश्चंस, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, वो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट मी नो क्या डाउट है। क्या समझ में नहीं आया? ये नहीं समझ में आया, या फिर और कुछ जो पीछे मैंने बताया नहीं समझ में आया? सिंपल सी चीज है ना, यहाँ पे जो भी वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन होगा, तुम्हें उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्स लिखने हैं कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे। कोई भी चीज अगर स्ट्रिंग से हैंग है, कोई भी चीज जब स्ट्रिंग से लगा होता है टेंशन लगेगा। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगेगा। यहाँ पे ये बॉल है, ये एक बॉडी है, टेंशन इससे दूर लगेगा। इससे दूर मतलब इससे दूर ऐसे। टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा और बॉडी से दूर, सो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। उसके बाद इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सो वर्टिकल मोशन के क्वेश्चन में 2 ही फोर्स लगेगा, टेंशन और mg। और इनका नेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सो सेंटर इधर है, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स इधर होना चाहिए। सो T माइनस mg नेट फोर्स, और वो किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, mv²/r। उसी तरह से टॉप पॉइंट पे जब तुम्हारा स्ट्रिंग है, यानी कि स्ट्रिंग टॉप पॉइंट पे कैसे है, ये ऐसे स्ट्रिंग लगा हुआ है और ये ऐसे। सो जब टॉप पॉइंट पे मेरा बॉल है, अगेन टेंशन तो अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। सो टेंशन इधर, mg भी डाउनवर्ड लगता है, mg इधर। एंड टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर का ही डायरेक्शन है। सो टुवर्ड्स द सेंटर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? T डैश प्लस mg। सो T डैश प्लस mg अगेन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स कर दो। T डैश का वैल्यू कितना आ रहा है? mv²/r से mg माइनस हो रहा है। और यहाँ पे अगर टेंशन निकालोगे तो mg ऐड होगा, और जब ऐड हो रहा है तो टेंशन ज्यादा है, और ऊपर mg घट रहा है तो टेंशन कम है। यानी कि बॉटम पे सबसे कम है, टॉप पे सबसे, सॉरी, बॉटम पे सबसे ज्यादा है और टॉप पे सबसे कम है। सो याद रखो कि जैसे जैसे तुम टॉप बॉटम से टॉप जाओगे, जब तुम बॉटम से कहाँ जा रहे हो? टॉप। तो तुम्हारा टेंशन क्या हो रहा है? घट रहा है। और घट के टॉप पे क्या हो जाता है? मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम टू कंप्लीट द सर्कल के लिए टॉप पे टेंशन कितना हो जाता है? वो हो जाता है जो कि हमने लिया था। ठीक है, किसी को और कोई डाउट है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बट स्टिल ओके। लेट मी फर्स्ट stop the recording because other needs to start with the class. Okay, just give me some time.